Today's topic is basically DVT and pulmonary embolism. So it is basically a same disease. DVT starts with a thrombus in your leg or arm or the abdominal veins, and then if that clot gets dislodged and goes into your heart and lung vessels, then it is called pulmonary embolism. So डीवीटी के लेवल पे हम उसको रोक पाए तो इट इज बेटर एंड सेफ फॉर द पेशेंट. सो बेसिकली सिम्स में हम क्या करते हैं एंड व्हाट आर द बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट प्रिवेंशन विच वी कैन प्रोवाइड फॉर आवर पेशेंट एट सिम्स, वो हम डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली देर इज अ बेसिस फॉर डीवीटी डेवलपमेंट जिसको वर्चोस ट्रायड बोलते हैं. सो ये तीन चीजें कहीं ना कहीं डीवीटी करवाएगी. So there should be some injury to the wall of the vessel or the vein. Hypercoagulability. So आपको clotting factors एक्टिव होने चाहिए जो ओवर एक्टिव होके क्लॉट कर सकते हैं इन अ नॉर्मल सिनेरियो ऑल्सो. और venous stasis यानी स्टेसिस आपके खून का हो रहा है, यानी खून इतना एक्टिवली मूवमेंट नहीं कर रहा तो क्लॉट बन सकते हैं. सो ये तीनों चीजें जब इकट्ठा होती है तब डीवीटी होता है. सो कॉमनेस्ट कंडीशन जिसमें नॉर्मल आदमी को डीवीटी हो सके ऐसी कोई बताएगा मुझे? ऑपरेशन नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं, नॉर्मल आदमी को डीवीटी हो सके ऐसी कौन सी कंडीशन है? बोलो. ओके, सर्जन. फिर सर्जन्स मूवमेंट नहीं करते तो उनके वेन्स के वाल्व्स वीक हो जाते हैं, सो उनमें भी स्टेसिस होगा. ठीक है. और कौन सी कंडीशन है? कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल या पीजी में? सो आप अगर 12 घंटे या 13 घंटे बस में ट्रैवल करते हो तो क्या होगा? यू आर नॉट मूविंग. डायरिया होता है, वॉमिटिंग है पेशेंट को, डिहाइड्रेशन, अगेन द सिस्टम गोज इनटू स्टेसिस. ठीक है. सो ये कॉमन कंडीशन है जो किसी को भी हो सकती है, बट अवर पेशेंट्स आर एट हाई रिस्क ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे कि इंक्रीजिंग एज, immobilization due to surgery or anything, obesity, paralysis or stroke, trauma, कैथेटर या लाइंस पड़ी हो तो भी हम मूव नहीं करते उनको 12-13 घंटे तक. हाई बीपी वाला केस कार्डियक में, मेलिग्नेंसी एंड सर्टेन ड्रग्स और प्रेगनेंसी, इन सब में कोएगुलेशन फैक्टर्स ओवर एक्टिव रहते हैं टू मेक क्लॉट्स. ठीक है. सो ओवरऑल देखे तो इंसिडेंस 1000 से 1-2 में हो सकता है. जैसे मैंने बताया इट्स अ सेम पैथोलॉजिकल प्रोसेस एंड 50% पेशेंट में है साइलेंट पी. साइलेंट पी मींस छोटा सा क्लॉट डिसलॉज होता है एंड यू मे नॉट हैव कंटिन्यूअस कंप्लेंट्स ऑफ ब्रेथलेसनेस. आपको थोड़ी देर ब्रेथलेसनेस हुई, आप बैठे थे, आराम हो गया, छोटा सा क्लॉट था, वॉश्ड अवे. बट ओवर 80% ऑफ द पेशेंट ऑफ पी, कि जहां पे पी की वजह से कंप्लेन हुई, हाइपोटेंशन हुआ, ब्रेथलेस हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, शॉक में गया, अरेस्ट हुआ, ऐसे पेशेंट में आपको डीवीटी 80% में पाया जाएगा. 20% में मिस क्यों होगा? इट इज स्मॉलर और द होल क्लॉट हैज गॉन अप, ये भी हो सकता है. ठीक है. सो बेसिकली एक्यूट थ्रोम्बोसिस है अगर, तो कैसे प्रेजेंट करेगा? आप देख सकते हो, रेडनेस आएगी, स्वेलिंग आएगा, ऑन टच पेन होगा, दैट इज टेंडरनेस, टेंडरनेस होगी पेशेंट को, एंड ऑन टच आपको वार्मथ फील होगा. सो इफ यू टच बोथ लेग्स, जिस साइड डीवीटी है वो वार्म होगा, दूसरा ठंडा फील होगा. कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, यानी अगर ये क्लॉट ज्यादा समय तक रहा, पेशेंट को एम्बोलिज्म नहीं हुआ,
तो भी ये क्लॉट लंबे समय तक रहने के बाद दे विल हैव क्रॉनिक स्वेलिंग रिलेटेड इश्यूज, जिसमें स्किन कट हो जाती है, स्किन वेड रहती है, बारी बारी इन्फेक्शन लगते हैं, उनको चलने में मुश्किल आती है, ये सब कंप्लेंट्स हो सकती है। देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अगर क्लॉट लंबे समय तक हार्ट और लंग की वेसल के बीच में रहा, देन दे मे हैव पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम होगी, थोड़ा चलने पे सांस चलेगी, थोड़ा काम कम करेंगे, पानी थोड़ा ज्यादा लेंगे तो सूजन तुरंत आ जाती है, तो ये सब कंप्लेन होगी। एंड रिकरेंट एम्बोलिज्म्स, कई बार ये क्लॉट थोड़े थोड़े बनते रहते हैं बिकॉज उस साइड की वेन्स डिस्टर्ब हो गई है, बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग क्लॉट्स। ऑलमोस्ट कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी 10% मोर्टेलिटी हो सकती है। सो आईसीयू में तो आप जानते ही हो कि ये सारे फैक्टर्स रहेंगे, बिकॉज पेशेंट इज इमोबिलाइज, उसको मल्टीपल इलनेसेस है, मल्टीपल लाइंस लगी है, पेशेंट ज्यादा मोबिलाइज नहीं होता है एक्सेप्ट व्हील चेयर मोबिलाइजेशन फॉर 1 or 2 hours मैक्स। ठीक है, इवन वार्ड में भी कुछ पेशेंट है जिनको आप मोबिलाइज नहीं करते हो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, सो इन सबको हाई रिस्क रहेगा। नाउ इंडियन स्टडी और इंडियन डेटा बता रहा है कि ओवरऑल टोटल पेशेंट में से इतने पेशेंट को ही प्रोफाइलैक्सिस मिल रहा है, ऑलमोस्ट 17 to 20%। ग्लोबली 50% को मिलता है। सो हम इग्नोर करते हैं, क्यों? यार मैंने तो देखा नहीं है, डॉक्टर ही खुद बोलेगा तो हम क्यों इसको पुश करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि वी हैव नॉट सीन, इंडियन डेटा कभी भी स्टडीज नहीं होती या रिकॉर्ड नहीं होते, ऐसा बहुत पास्ट में होता था, अब धीरे धीरे इंडियन डेटा बाहर आना चालू हुआ है। बट if you go through other data from India only, then incidence of P among adult medical patient on autopsy means postmortem अगर चेक किया गया तो ऑलमोस्ट 15 लोगों को पी था, जो अनडायग्नोस गया था, डेथ हो गई उसके बाद पीएम किया तो पता चला पी था। और कंट्रीब्यूशन ऑफ पी टू डेथ इज 80%, मीन्स अगर पी हुआ है एंड इफ यू डोंट ट्रीट इन प्रॉपर वे 80% चांसेस ऑफ डेथ आ रहे थे। सेम वे वेल्लोर में, पहले चंडीगढ़ का देखा, वेल्लोर का डेटा देखो आप, तो वहां पे भी 10,000 एडमिशन में से ऑलमोस्ट 20 लोगों को ये हो रहा था। एंड कॉमन एज सबसेट इज पोस्ट ऑपरेटिव और ऑर्थोपेडिक, सो मेजर सर्जिकल केसेस में ये इंसिडेंसेस ज्यादा थे, और उसके बाद मेलिग्नेंसी एंड मेडिकल कंडीशन। एम्स का डेटा, एम्स दिल्ली, अगेन 75% patients in medicine ward and ICU had high risk of DVT and PE, and almost 13% got DVT prophylaxis in first 2 days. So अगर आप शुरू में ही नहीं दे पा रहे हो then you may miss it afterwards. So basically sepsis में भी यही चीज आ रही है कि sepsis में भी the risk goes up एंड माइल्ड ऑल्टरेशन इन कोएगुलेशन से डीआईसी होगा, डीआईसी से मोर्टालिटी बर्डन बढ़ेगा, प्लस इफ यू आर नॉट गिविंग थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस द रिस्क विल गो एज हाई एज 80%। सो ये फॉर्म में आप स्कोर करते हो और स्कोर के हिसाब से आपको पता चलता है कि पेशेंट को रिस्क कितना है। सो आप अगर लास्ट में जाए तो टोटल स्कोर 1 2 3 4 5 और मोर, the incidence of DVT can be 10, 10, 20%, 20 to 40% and 40% or more. लो, मॉडरेट, हाई रिस्क कैटेगरी, और उसमें क्या मेजर्स देने हैं वो भी रिकमेंडेशन है, एंड विच मेजर यू आर चूजिंग वो हमारे फॉर्म के पीछे लिखा जाता है विथ अ जस्टिफिकेशन फ्रॉम अ डॉक्टर, जहां पे कंसल्टेंट की भी साइन जाएगी कि समझो मैंने नहीं दिया है, हिपेरिन वाज रिकमेंडेड ड्यू टू व्हाटएवर रिस्क, और मैं हिपेरिन नहीं दे रहा हूं क्योंकि प्लेटलेट डाउन है या पेशेंट को ब्लीड हुआ है कहीं से। सो आई हैव टू साइन ऑन दैट फॉर्म बाय राइटिंग अ रीजन, बिकॉज प्लेटलेट वाज लो और पेशेंट वाज ब्लीडिंग, हिपेरिन नॉट गिवन। देन अगेन आई हैव टू चूज कि ये मैं नहीं दे रहा हूं तो मैं दूसरा क्या दे सकता हूं, तो उसमें पंप लगते हैं अपने, जिनको हम एससीडी बोलते हैं, सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइसेस या डीवीटी पंप इन नॉर्मल टर्म्स, वो लगाए जाते हैं। सो ऑप्शन सिम्स में क्या क्या है? प्लेन हिपेरिन है, एलएमडब्ल्यूएच है। एलएमडब्ल्यूएच क्या होता है किसी को नहीं तो कौन से मिलते हैं अपने यहाँ?
Klaxen, basically. Fragmin, Klaxen, Fondaparinux, Warfarin, Rivaroxaban, Epixaban or Dabigatran like newer oral anticoagulant agents, which is replacing warfarin. एंड स्टॉकिंग्स भी मिलते हैं, सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइसेस भी मिलती है, और हाई रिस्क में अगर इनमें से कुछ नहीं चलता बट पेशेंट हैज हाई रिस्क ऑफ गेटिंग पी अगेन एंड अगेन, तो टेम्पररी अपने कार्डियोलॉजिस्ट आईवीसी फिल्टर डालते हैं विच इज रिमूवेबल आफ्टर 3 to 6 months once the risk is lower or you have started one of these molecules. So change isn't risky, being stagnant is. So यहाँ पे stagnant blood will be a risk for you, stagnant life will be a risk for your patient. हमें डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस अगर प्रॉपर देंगे तो पी से पेशेंट बचेगा. पी की भी ट्रीटमेंट हो सकती है, नहीं है ऐसा नहीं है, बट ट्रीटमेंट होने जितना पेशेंट टाइम कई बार नहीं देता है. सो वी हैव टू स्टॉप गिविंग प्रोफाइलैक्सिस. ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया था, बट वी वर इग्नोरिंग इट. So now it is the time where we are consciously putting our efforts at SIMS by filling up such forms and discussing with doctors कि सर इसका हाई रिस्क है, आपको कुछ देना चाहिए, और would you like to change the prophylaxis. सपोज पेशेंट को ब्लीड हो रहा है तो आप हिपेन बंद करो, फाइन, बट यू पुट अ पंप. ठीक है. सो उससे हमारे रिस्क फैक्टर्स पेशेंट के डीवीटीपी के कम होंगे, तो सडन डेथ सिनेरियोस और सडन कोड ब्लूज भी कम हो सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग सच फॉर्म्स. ये फॉर्म ऑलमोस्ट अभी तो 7-8 साल से है सिम्स में और फिलअप किया जा रहा है, बट एज नर्स और एज मेडिकल ऑफिसर और एज अ नर्स केस मैनेजर, it is definitely something which you can comment to your doctors who are treating the patient that sir ये फॉर्म में आपने सिर्फ साइन किया है, why don't you put something. और कोई बुरा नहीं मानेगा उसमें. yes, if they have a reason they can write the reason, no problem, but NABH and JCI में सिर्फ साइन करने से वो लोग भी फॉर्म वापस देने वाले हैं. so it is must that I should write a reason if I am changing some plan based on the form score. अगर स्कोर कुछ कहता है और मैं उसके अगेंस्ट कुछ कर रहा हूं तो आई हैव टू गिव अ रीजन. ठीक है. अभी यहाँ पे पंप और स्टॉकिंग्स से, हाँ स्टॉकिंग्स भी है, वो आप लोग ग्रुप में 5-5, 6-6 लोगों के ग्रुप में देख सकते हैं, अलग अलग टेबल पे जाके स्टॉकिंग्स अलग दिखा दो और पंप अलग दिखा दो, ऐसा करो तीनों. ठीक है. सो जिनको भी नहीं पता हो वो डिटेल में देखे, जिनको पता हो एक बार रिवाइज कर लो कि कैसे काम करता है, एंड हाउ इट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस. बेसिकली देयर इज अ मैकेनिज्म कि उसमें एक लेवल पे एक प्रेशर जाता है और वो फिक्स है बिकॉज ऑफ द पर्पस ऑफ कीपिंग द ब्लड मूविंग अबव टू द हार्ट. ठीक है. एनी क्वेश्चंस? थैंक यू.